तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2021 में आई मूवी अतरंगी को। इसकी रेटिंग्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी जल्द ही रिलीज हुई है, तो रेटिंग्स ऊपर नीचे हो रही हैं। मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे सब्सक्राइब को दबाकर ग्रे कर दें। इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे। और जिन्होंने सब्सक्राइब करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपके लिए वीडियोस लाता रहूंगा। और अगर आप मेरे थोड़ा और करीब आना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हम रिंकू नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने घर से भाग रही होती है और उसे पकड़ने के लिए उसके घर वाले पीछे पड़े होते हैं। रिंकू रेलवे स्टेशन पहुंच जाती है और वहां दुकान पर रखी बोतलें अपने घर वालों के ऊपर फेंकने लग जाती है। तभी वहीं पर हम दो लड़कों को देखते हैं जिनमें से एक का नाम विशु और उसके दोस्त का नाम मधु होता है। वो दोनों डॉक्टरी की पढ़ाई करते थे और बिहार में उसी से रिलेटेड कुछ काम करने के लिए आए थे। विशु जब रिंकू को देखता है तो उसे देखता ही रह जाता है और उसकी ओर खींचा चला जाता है, क्योंकि उसने शायद कभी ऐसी खुर्राट और लड़ाकू लड़की देखी नहीं थी। विशु लड़की की मदद करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसका दोस्त उसके पास आता है और उसे वहां से लेकर चला जाता है, क्योंकि अनजान शहर में वो किसी भी लफड़े में नहीं पड़ना चाहता था। रिंकू जो बोतलें फेंक रही थी वो खत्म हो जाती हैं, तो वो चुपचाप अपने गुंडे जैसे रिश्तेदारों के साथ चल देती है। विशु तभी रिंकू को जाते हुए देखता है तो वो उसे एकदम उदास सी नजर आती है, लेकिन फिर वो अपने रास्ते निकल जाता है। अब रिंकू के घर वाले उसे जबरदस्ती घर ले आते हैं, तो हमें पता चलता है कि रिंकू अपने आशिक के साथ भागने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए सभी लोग उसे पकड़ने के पीछे पड़े थे। उसने ऐसा पहली बार नहीं किया था, बल्कि कई बार भाग चुकी थी, लेकिन उसके घर वाले हमेशा उसे पकड़ लाते थे। अब वहाँ पर उसकी नानी आ जाती है और चप्पलों से रिंकू को मारते हुए उससे उसके आशिक का नाम पूछने लगती हैं। रिंकू चुपचाप मार खा रही होती है, लेकिन अपने आशिक का नाम नहीं बताती, क्योंकि उसे तो आदत हो चुकी थी ऐसे ही जीने की और मार खाने की। उसकी नानी अपने गुंडे जैसे घर वालों से कहती है कि 2 दिन में कोई लड़का पकड़ के ले आओ और इसकी शादी करा दो, ताकि ये जी का झंझाल हमारे सर से उतर जाए, लेकिन लड़का बिहार के बाहर का होना चाहिए। रिंकू के माँ बाप नहीं थे। रिंकू जब छोटी थी तो कुछ कारण की वजह से इन्हीं घर वालों ने उन्हें मार डाला था, तो एक हिसाब से उसकी जिंदगी नरक ही थी और बस कैसे भी करके जी रही थी। इसीलिए वो हमेशा अपने आशिक के साथ यहाँ से दूर भागने की कोशिश करती थी। अब हम देखते हैं कि रिंकू के घर वाले लड़के को ढूंढ रहे होते हैं, तभी उन्हें मधु दिखाई पड़ता है, तो वो उसे ही उठाने का सोच लेते हैं। उधर रिंकू को पता चल जाता है कि उसकी जबरदस्ती शादी कराने का प्लान बन रहा है, तो वो बगावत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके घर वाले उसे कुछ ऐसा खिला देते हैं जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। अब रिंकू के घर वाले लड़के को किडनैप कर लाते हैं, लेकिन जब वो बोरे को खोलते हैं तो पता चलता है कि उसमें मधु नहीं बल्कि विशु है। उन लोगों ने गलत लड़के को उठा लिया था, लेकिन शादी तो उन्हें करवानी ही थी, तो वो उसे लॉफिंग गैस सुंघा देते हैं ताकि पूरी शादी वो हंसता रहे और अगर वो गुस्सा होने की भी कोशिश करे तो हंसी निकल जाए। रिंकू को बेहोशी की हालत में तैयार करके लाया जाता है और वहीं विशु तमिल में बोलते हुए बड़बड़ाते जा रहा होता है, लेकिन कोई भी उसकी बातें नहीं समझ पा रहा होता और उन दोनों की फिर जबरदस्ती शादी करा दी जाती है। अब हम देखते हैं कि रिंकू को विशु के साथ ट्रेन में बैठा दिया जाता है और फिर उन दोनों को बिहार से अलविदा कह दिया जाता है। विशु में जब लाफिंग गैस का असर खत्म होता है तो वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे इस शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि मेरी खुद 2 दिन बाद मैंडी नाम की लड़की के साथ एंगेजमेंट होने वाली है, तो तुम कहीं भी जा सकती हो। ये बात सुनकर रिंकू काफी खुश हो जाती है, क्योंकि उसका तो पहले से ही आशिक था और ये शादी जबरदस्ती ही हुई थी। तभी रिंकू एक न्यूज़पेपर की कटिंग निकाल कर विशु को देती है और बताती है कि यही मेरा आशिक है जिसका नाम सज्जाद है और वो बहुत बड़ा जादूगर है। अब विशु भी अपने बारे में बताता है कि जो हमारे कॉलेज का डीन है उसी की बेटी से मेरी शादी हो रही है, और अगर मैंडी को ये पता चल गया कि मेरी पहले ही शादी हो गई है तो उसके पिता मेरी डॉक्टर की डिग्री ही रुकवा देंगे। दोनों ही लोग दिल्ली की ओर जा रहे थे, क्योंकि विशु दिल्ली में ही डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहा था, तो वो वहीं हॉस्टल में रहता था। रिंकू कहती है कि सज्जाद अभी अफ्रीका गया है बहुत बड़ा जादू सीखने के लिए, लेकिन कुछ दिन में वो आ जाएगा, तो फिर तुम अपने रास्ते निकल जाना और हम अपने रास्ते निकल जाएंगे। अब दोनों लोग विशु के हॉस्टल पहुंच जाते हैं, तो वहां सारे लड़के विशु और रिंकू को ही देखने लग जाते हैं, क्योंकि बॉयज हॉस्टल में किसी लड़की का आना कोई चमत्कार से कम नहीं था। तभी वहां पर विशु को मधु दिख जाता है, तो वो उसके ऊपर ही चढ़ बैठता है, क्योंकि उसने तो विशु की कोई खबर ही नहीं ली थी, बल्कि वो उसे बिहार में ही छोड़कर वापस चला आया था। अब 2 दिन बाद विशु की एंगेजमेंट थी, तो उसके हॉस्टल के दोस्त वहां जाने ही वाले थे, तो मधु और विशु उन्हें समझा रहे होते हैं कि कोई भी वहां इस शादी के बारे में बात नहीं करेगा। इसके बाद
बाद विशु रिंकू के पास जाता है और उसे बताता है कि हम सब लोग चेन्नई के लिए रवाना हो रहे हैं क्योंकि वहीं पर मेरी एंगेजमेंट है, तो तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो या अगर मन हो तो यहीं पर रुक सकती हो। विशु रिंकू को अपने साथ चलने की बात पर ज्यादा जोर दे रहा होता है क्योंकि वो उसे ऐसे हॉस्टल में अकेले नहीं छोड़ना चाहता था, तो रिंकू उसके साथ चलने के लिए हाँ कर देती है। विशु को इस बात का ज्यादा डर नहीं था कि अगर वो साथ चलेगी तो शायद उसकी पहली शादी का राज खुल जाए, लेकिन इस बात की ज्यादा खुशी थी कि वो उसके साथ चल रही थी क्योंकि कहीं न कहीं विशु के दिल में रिंकू को लेकर फीलिंग डेवलप होना शुरू हो गई थी। रिंकू को विशु का नेचर काफी सही लगता है, तो वो उससे कहती है कि जब मैं छोटी थी तो मेरे ही सामने मेरे रिश्तेदारों ने मेरे माँ बाप को मार डाला था और उसके बाद से ही मेरी जिंदगी में सभी अच्छे लोग चले गए और अब पापा और सज्जाद के बाद तुम एक मिले हो जो कि बहुत अच्छे हो। अब हम देखते हैं कि रिंकू, विशु और बाकी सभी लोग शादी की जगह पर पहुंच जाते हैं और तब रिंकू विशु के साथ मजाक में ही फ्लर्ट करना शुरू कर देती है। रिंकू वहाँ डांस करते हुए विशु से काफी चिपक रही होती है और उसे छेड़ रही होती है और इस टाइम पर मैंडी को थोड़ा थोड़ा शक होने लग जाता है कि ये लड़की विशु से इतना चिपक क्यों रही है। तभी हम देखते हैं कि एक लड़की मैंडी के पास आती है और एक वीडियो दिखाती है जिसमें कि दिख रहा होता है कि विशु की रिंकू से शादी हो रही है और ये वीडियो इसलिए वायरल हो रही थी क्योंकि इसमें दूल्हा एकदम खुशी से हंस रहा था। अब यहाँ पर विशु की शादी की सच्चाई सबके सामने आ जाती है और अब वहाँ का माहौल एकदम गर्म हो जाता है और बहसबाजी होने लग जाती है। तभी मैंडी के पिता रिंकू का हाथ पकड़कर जबरदस्ती खींचकर लाने लग जाते हैं, जिसे देखकर विशु एकदम गुस्सा जाता है और हाथ छोड़ने के लिए कहता है। विशु भले ही अपनी फीलिंग्स छुपा रहा था लेकिन अंदर ही अंदर रिंकू उसके लिए बहुत कुछ बन चुकी थी। वो सभी को बताता है कि हमारी जबरदस्ती शादी हुई थी लेकिन अब रिंकू मेरी बीवी है और फिर उन सभी से माफी मांगते हुए रिंकू का आत्मसम्मान बचाकर उसे वहाँ से लेकर चला जाता है। अब दोनों लोग हॉस्टल वापस आ जाते हैं। तब रिंकू कहती है कि तुम्हें इतना सब कुछ नहीं कहना चाहिए था, अगर मैं सच बोल देती तो सब कुछ सही हो जाता और गलती मेरी ही थी, मैं ही इतना तुमसे चिपक रही थी। विशु तमिल में कहता है कि जब मैं ही बदल गया हूँ तो सब सही कैसे हो जाता और मुझे गुस्सा इस बात से नहीं आ रहा कि मेरी शादी टूट गई, बल्कि इस बात से गुस्सा आ रहा है कि मुझे शादी टूटने का दुख ही नहीं हो रहा। मेरी लाइफ एकदम सिंपल तरीके से चल रही थी लेकिन फिर तुम आ गई और मेरी लाइफ बदल गई क्योंकि जो भी मैं अभी फील कर रहा हूँ इससे पहले कभी ऐसा फील नहीं हुआ और ना ही ऐसे कभी रोया हूँ जैसे अभी रो रहा हूँ। कुछ दिन बाद तुम्हारा आशिक आ जाएगा और तुम उसके साथ चली जाओगी, फिर मैं क्या करूँगा क्योंकि मुझे तुमसे प्यार होने लगा है और इसी बात का दुख मुझे हो रहा है। रिंकू उसकी कही बातों को ज्यादा समझ नहीं पाती क्योंकि उसने सब कुछ तमिल में बोला था, लेकिन वो ये समझती है कि शायद शादी टूटने की वजह से वो रो रहा है, तो वो उसे जोर से गले लगा लेती है। तभी उसे फील होता है कि उसका आशिक सज्जाद आ गया है, तो वो उसकी ओर भागकर जाने लगती है। इधर विशु अपने आंखों में आंसू और दिल में दर्द लिए वहाँ से जाने लगता है क्योंकि वो कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि रिंकू किसी और की थी, लेकिन तब भी वो उसके प्यार में पड़ गया था। अब हम देखते हैं कि रिंकू सज्जाद से मिलती है और उसे देखते ही गले से लगा लेती है क्योंकि काफी समय से वो उससे मिलने के लिए तरस रही थी। विशु मधु से कहता है कि रिंकू और सज्जाद को जो भी चाहिए उसका ख्याल रखना और अगर उन्हें खाना पीना हो या पैसे चाहिए हो तो दे देना और कह देना कि मैं ऑपरेशन थिएटर में था इसलिए नहीं आ पाया। अब हम देखते हैं कि मधु रिंकू और सज्जाद से मिलने के लिए कैंटीन में जाता है। अब रिंकू मधु को सज्जाद से इंट्रोड्यूस कराती है और तब यहाँ पर एक बहुत बड़ा वाला राज खुलता है। मधु को सज्जाद कहीं भी दिखता ही नहीं, लेकिन रिंकू उससे आराम से बातें कर रही होती है। ये सब देखकर मधु के होश उड़ जाते हैं कि रिंकू आखिर बात किससे कर रही है। अब वो दौड़ते भागते विशु के पास जाता है और उसे ये सारी बातें बताता है और कहता है कि सज्जाद नाम का कोई इंसान है ही नहीं। विशु को समझ नहीं आता कि ऐसे कैसे हो सकता है, लेकिन उस वक्त उसे रिंकू की चिंता हो रही थी, तो वो उसे ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन वो उसे कैंटीन में नहीं मिलती। रिंकू सज्जाद के साथ कहीं और जाने की बातें किया करती थी, तो वो सोचता है कि शायद वो अभी रेलवे स्टेशन गई होगी तो वहीं पर मिल जाएगी। रास्ते में मधु विशु को समझाता है कि जैसे कोरोना के टाइम में हम उम्मीद लगाए बैठे रहते थे कि अब कुछ होगा या कोई आएगा और हम सब बच जाएंगे, तो वैसे ही किसी मुसीबत के टाइम रिंकू ने भी अपने दिमाग में सज्जाद को बना लिया था और उसी को हमेशा इमेजिन किया करती थी और उसे लगता था कि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। रिंकू एक अनाथ बच्ची थी, तो अक्सर बचपन में ऐसे सिंड्रोम हो जाते हैं। रिंकू और विशु जब ट्रेन में थे तब रिंकू ने अपनी प्रेम कहानी विशु को सुनाई थी कि वो और सज्जाद दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन उनके धर्म अलग थे, इसीलिए रिंकू के घर वाले उस प्यार के खिलाफ थे। रिंकू हमेशा एक बच्ची के साथ रहती थी और जब भी वो सज्जाद से मिलने जाती तो उसे अपने साथ लेकर जाती थी। सज्जाद एक जादूगर था, तो वो एक बहुत ही खतरनाक जादू करता था जिसमें कि वो अपने ऊपर ही कोई केमिकल डालकर कोयले में
चलता था और तब उसके पूरे शरीर में आग लग जाती थी, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता था। यहाँ हमें पता चलता है कि रिंकू जिसकी लव स्टोरी बताती थी वो किसी और की थी और जो छोटी बच्ची थी वो रिंकू का बचपन था। तभी विशु को सब समझ में आ जाता है कि रिंकू जिसकी लव स्टोरी सुनाती है वो उसके माँ बाप की ही कहानी है जो कि मर चुके थे, और रिंकू जिस सज्जाद को अपना आशिक समझती है वो अपने पिता को ही इमेजिन करती है। बचपन में उसके साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ था जिसकी वजह से वो अपने पिता के रूप को ही अपना आशिक मानकर जीने लगी थी और हमेशा उसके साथ भागने का ट्राई करती थी, लेकिन असलियत में वो अकेले ही भागती थी। इसीलिए उसके घर वाले कभी जान ही नहीं पाए थे कि उसका आशिक कौन है। सिंपल भाषा में कहूँ तो रिंकू दिमागी तौर पर थोड़ा सा बीमार थी और वो सज्जाद को इमेजिन किया करती थी और ऐसे ही उसे अपना जीने का सहारा बना लिया था। ये अक्सर तब होता है जब बचपन में बच्चे खुद को अकेला महसूस करते हैं तो अपने मन में ही किसी को इमेजिन करने लग जाते हैं, और ये बात रिंकू के घर वाले कभी समझ ही नहीं पाए थे। इसीलिए अब रिंकू की इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग हो चुकी थी। यहाँ आपको लग रहा होगा कि भला कोई अपने पिता को ही एज ए लवर कैसे इमेजिन कर सकता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब दिमागी तौर पर इंसान डिस्टर्ब होता है तो उसी को अपना साथ बना लेता है जिससे कि वो बेहद करीब था, अब चाहे वो किसी भी रूप में हो। अब विशु को तो पता था कि रिंकू अकेले ही है और उसके साथ कोई भी नहीं है, तो वो उसे ढूंढते हुए उसके पास पहुंच जाता है और उसे रोकने के लिए ये बहाना बनाता है कि अभी हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है तो आगे चलकर गड़बड़ हो सकती है, इसीलिए कुछ दिन तुम्हें यहीं रुकना पड़ेगा जब तक डिवोर्स ना हो जाए। रिंकू कहती है कि मैं यहाँ रुक सकती हूँ अगर सज्जाद मान जाए, तो तुम्हें सज्जाद से ही पूछना पड़ेगा। अब सज्जाद तो सिर्फ रिंकू को ही दिखता था, तो विशु ऐसे ही इधर उधर देखते हुए सज्जाद से बातें करके उससे रुकने की परमिशन मांगने लगता है। रिंकू की इमेजिनेशन सज्जाद रुकने के लिए मना कर रहा होता है, लेकिन रिंकू का अंदर से पूरा मन था रुकने का, तो वो विशु के साथ चलने को तैयार हो जाती है। विशु अब बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसे पता चल चुका था कि असलियत में रिंकू की लाइफ में कोई भी नहीं है, इसीलिए अब वो रिंकू को पाने के लिए फिर से ट्राई कर सकता था। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि जो रिंकू की इमेजिनेशन है वो असलियत के लवर होने से भी ज्यादा खतरनाक है। मधु विशु को बताता है कि सज्जाद उसी टाइम पर आया जब तुमने रिंकू से अपने प्यार का इजहार किया, क्योंकि उस टाइम रिंकू को फील हुआ कि उसकी ही गलती थी और तब वो तुमसे गले भी लग गई थी, और जब जब उसे लगेगा कि वो तुम्हारे करीब आ रही है तो सज्जाद को जलन होगी और फिर रिंकू यही सोचेगी कि अगर मुझे किसी और से प्यार हो गया तो फिर सज्जाद का क्या होगा। विशु कहता है कि हम रिंकू को बता क्यों नहीं देते कि असलियत में कोई सज्जाद नहीं है। मधु कहता है कि अगर हमने ऐसा किया तो वो अपनी जान भी ले सकती है, क्योंकि जिसे वो इतने सालों से इमेजिन कर रही है अगर पता चले वो है ही नहीं तो उसे बहुत बड़ा झटका लगेगा, इसीलिए उसे ये बात खुद ही समझ में आनी चाहिए और हम उसे ये बात समझाने के लिए फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन मेडिकल साइंस की मदद लेकर उसे दवाइयाँ खिलाकर उसका इलाज जरूर कर सकते हैं। विशु के दिल में तो रिंकू ने जगह बना ही ली थी और वो तो बस यही चाहता था कि रिंकू उसकी हो जाए, तो वो उसकी मेंटल हेल्थ को समझते हुए उसे सही करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाता है। अब अगले दिन विशु और मधु रिंकू के पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि चाइना वालों ने अब चूहे खाना शुरू कर दिया है, तो अब शायद एक और वायरस आ जाएगा, लेकिन हमारे पास उसका इलाज है, तो तुम ये दवा खा लो तो वायरस तुम्हें नहीं पकड़ेगा। ये दोनों लोग रिंकू से झूठ बोलकर दवाइयाँ खिलाने लग जाते हैं, जिससे कि रिंकू का इमेजिनरी लवर सज्जाद अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लग जाता है। अब ऐसे ही ये सिलसिला चल रहा होता है और आए दिन सज्जाद को कोई न कोई चोट लगी रही होती है, लेकिन वो पूरी तरह से रिंकू से दूर नहीं हो रहा होता। यहाँ सज्जाद को चोट लगने का मतलब ये बताया गया है कि दवाइयाँ खाने पर रिंकू के दिमाग पर असर पड़ता था। विशु अब परेशान हो जाता है कि दवाइयाँ देने के बाद भी सज्जाद उसके दिमाग से पूरी तरह से क्यों नहीं निकल रहा, तो उसी परेशानी में वो खूब सारी दारू पीने लग जाता है और फिर रिंकू के पास चला जाता है। फिर यहाँ हम देखते हैं कि अब हॉस्टल में सभी लोग मस्त नाचने गाने लग जाते हैं और दारू भी पीने लग जाते हैं। फिर उसी बीच रिंकू भी थोड़ी दारू पी ही लेती है। उस नाच गाने में रिंकू सज्जाद को पूरी तरह से भूल जाती है और अब बस उसे विशु ही दिख रहा होता है, तो वो उसके गाल पे चूम लेती है। अब ये नजारा सज्जाद देख लेता है तो वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। सज्जाद हॉस्टल की छत पर खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे होते हुए तुमने उसे चूम लिया तो अब मैं यहाँ से कूद जाऊंगा। रिंकू अपनी इमेजिनेशन से माफी मांगने लग जाती है और कहती है कि वो बस दोस्ती वाली पप्पी थी, बस और कुछ भी नहीं। सज्जाद कहता है कि मैं उससे कई गुना अच्छा हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो तुम उससे पूछो कि वो ऐसा क्या कर सकता है जो मैं नहीं कर सकता। रिंकू यही बात विशु से पूछती है तो विशु अपने सर पर बोतलें फोड़ने लग जाता है और कहता है कि सज्जाद से कहो कि वो मुझे रोकने के लिए नीचे आए। अब सज्जाद तो बस रिंकू की एक इमेजिनेशन थी, तो वो विशु को रोकने कहाँ ही आ पाता, तो विशु इतनी बोतलें सर पर मारता है कि वो बेहोशी हो जाता है। तब रिंकू सज्जाद से नाराज हो जाती है क्योंकि वो विशु को रोकने नहीं आया
था। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि विशु हॉस्पिटल में एडमिट होता है। तब रिंकू उससे मिलने आती है और बताती है कि सज्जाद तुमसे माफी मांगने के लिए आया है और मैंने उसे समझा दिया है कि तुम बहुत अच्छे दोस्त हो और तुम्हारे मन में मुझे लेकर कुछ भी ऐसा वैसा नहीं है। सज्जाद उससे कहता है कि कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। रिंकू ने मुझे बताया कि तुमने उसका बहुत अच्छे से ख्याल रखा, तो उस चीज के लिए मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता हूँ। सज्जाद ऐसे ही बहुत कुछ बोल रहा होता है, लेकिन विशु को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता, क्योंकि उसे तो ना सज्जाद दिख रहा था और ना ही उसकी कोई बात सुनाई दे रही थी। तभी रिंकू उसे बताती है कि सज्जाद कह रहा है कि वो तुम्हें शुक्रिया कहने के लिए कल सबके सामने ताजमहल को गायब करके दिखाएगा। अब यहाँ पर विशु और मधु दोनों की ही हालत टाइट हो जाती है, क्योंकि सज्जाद असलियत में था ही नहीं तो ताजमहल क्या ही गायब होता। अब अगले दिन सभी लोग ताजमहल पहुंच जाते हैं ताजमहल को गायब होते हुए देखने के लिए, लेकिन सभी लोग जानते थे कि ताजमहल गायब कभी हो ही नहीं सकता। विशु और मधु लोगों को पैसे देकर इकट्ठा कर लेते हैं ताकि जब रिंकू का इमेजिनरी लवर सज्जाद जादू दिखाए तो बस इशारा करने पर सभी लोग ताली बजा दें, जिससे कि रिंकू खुश हो जाए। विशु मधु से पूछता है कि हम लोग यहाँ पर जादू देखने के लिए आए ही क्यों हैं। मधु समझाता है कि रिंकू को सज्जाद भी चाहिए और विशु भी चाहिए, इसीलिए वो चाहती है कि तुम और सज्जाद दोस्त बन जाओ और तब वो दोनों के साथ रह पाएगी। वो ना ही सज्जाद को छोड़ना चाहती है और ना ही तुम्हें खोना चाहती है। सज्जाद मंत्र बोलकर जादूगरी करता है, लेकिन ताजमहल गायब नहीं होता, क्योंकि ताजमहल को असलियत में भी गायब कर पाना नामुमकिन ही था। लेकिन वहाँ खड़े लोग ताली बजाने लग जाते हैं। रिंकू को समझ ही नहीं आता कि आखिर सज्जाद ताजमहल गायब क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि उसे तो उस पर पूरा भरोसा था कि वो सबसे बड़ा जादूगर है, और उसे ये भी समझ नहीं आ रहा था कि लोग ताली बजा क्यों रहे हैं जब जादू कामयाब हुआ ही नहीं। रिंकू विशु के पास जाती है और उससे पूछती है कि जब ताजमहल गायब ही नहीं हुआ था तो लोग ताली क्यों बजा रहे थे। रिंकू के जोर देने पर विशु बताता है कि मैंने सबको ताली बजाने के पैसे दिए थे और बोला था कि जब ये लड़की ताली बजाए तो तुम लोग भी ताली बजा देना, क्योंकि तुम मेरी बीवी हो और ऐसा हो ही नहीं सकता कि बीवी ताली बजाए और पति ताली ना बजाए। जब जब तुम ताली बजाओगी तब तक मैं ताली बजाऊंगा और पूरी दुनिया से ताली बजवाऊंगा। विशु का ये प्यार देखकर रिंकू एकदम पिघल जाती है और उसे गले से लगाकर रोने लग जाती है। तभी रिंकू को सज्जाद की आवाज सुनाई देने लग जाती है, क्योंकि जब जब रिंकू विशु के करीब जाएगी तो उसकी इमेजिनेशन सज्जाद उसे जाने नहीं देगा। रिंकू जब सज्जाद के पास जाती है तो देखती है कि वो हाथ में चाकू लिए खड़ा होता है और कहता है कि मेरा जादू फेल नहीं हुआ था, बल्कि तुम्हारी नजरें फेल हो गई थी। उस विशु के चलते तुमने मुझे भुला दिया, लेकिन मैं तुम्हारे मन से निकल गया तो और कहाँ जाऊंगा। और इतना कहने के बाद ही सज्जाद अपनी नस काट लेता है। रिंकू सज्जाद को पकड़ के रोने लग जाती है और उससे माफी मांगने लग जाती है कि अब वो उसे छोड़कर नहीं जाएगी और मदद के लिए भी पुकारने लग जाती है। विशु दौड़ते हुए उसके पास जाता है तो देखता है कि रिंकू सज्जाद को इमेजिन करते हुए रो रही होती है और ऐसा इमेजिन कर रही होती है कि सज्जाद ने नस काट ली है और वो मरने वाला है। विशु रिंकू की ऐसी हालत नहीं देख पाता तो वो सज्जाद को इमेजिन करते हुए उसे गोद में उठाने का नाटक करता है और ऑपरेशन थिएटर में लेकर चला जाता है। तभी मधु उसे समझाता है कि कुछ देर हम यहीं रुकते हैं, फिर बाहर जाकर रिंकू को बोलेंगे कि हम सज्जाद को नहीं बचा पाए, फिर यहाँ से उसकी कहानी खत्म हो जाएगी। विशु जानता था कि अगर सज्जाद को ऐसे अचानक से उसकी जिंदगी से निकालेंगे तो रिंकू और भी ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी, इसीलिए वो अपने दोस्त की बात नहीं मानता और रिंकू से कह देता है कि सज्जाद को हमने बचा लिया है और वो बिल्कुल ठीक है। विष्णु अलग ही धर्म संकट में पड़ चुका था, वो चाहकर भी कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि रिंकू की इमेजिनेशन सज्जाद उससे दूर नहीं हो रही थी और न ही रिंकू विशु को खुद से दूर होने दे रही थी, और इन सब चक्करों में विशु ही बीच में पिस रहा था। विशु अब मन में ठान लेता है कि वो रिंकू को खुद से दूर कर देगा, इसीलिए उसके पास जाकर कहता है कि कल तुम्हें डिवोर्स पेपर पर साइन करना है, फिर उसके बाद तुम सज्जाद के साथ जा सकती हो। अगले दिन विशु रिंकू को लेकर कोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन तभी रिंकू बहाने बनाकर डिवोर्स पेपर पे साइन करने के लिए मना करने लगती है। विशु ने सोच लिया था कि वो उससे अलग होकर ही रहेगा, तो वो उसे साइन करने के लिए कहता है, लेकिन तभी रिंकू वहाँ से भाग निकलती है। विशु उसके पीछे जाता है और परेशान होकर पूछता है कि तुम आखिर चाहती क्या हो। रिंकू कहती है कि मुझे तुमसे अलग नहीं होना, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है जब तुम मुझे अपनी बीवी मानते हो, और सज्जाद भी मुझे पसंद है, क्योंकि जब मैं चाहती हूँ वो आ जाता है और जब मैं चाहती हूँ तो वो चला जाता है और मुझे बहुत खुश रखता है, लेकिन मुझे तुम भी पसंद हो। विशु कहता है कि तुम्हें अब हस्बैंड भी चाहिए और लवर भी चाहिए। रिंकू 20 साल से सज्जाद के साथ रहती आ रही थी, तो वो उसके दिमाग से इतनी आसानी से नहीं जाने वाला था, लेकिन असलियत में रिंकू विशु से प्यार करने लगी थी और इन्हीं सब बातों के बीच वो बस यही चाहती थी कि कोई भी उसे छोड़कर ना जाए और दोनों ही उसके साथ रहें। विशु रिंकू के साथ ही रहना चाहता था, लेकिन उसकी इमेजिनेशन सज्जाद हमें
हमेशा बीच में आ ही जाती थी। अब भले ही वो असलियत में नहीं था, लेकिन था वो रिंकू के साथ ही, तो सारी जिंदगी झेलना उसे ही पड़ता। विशु कहता है कि अब चाहे तलाक हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी शादी सज्जाद के साथ होकर रहेगी और वो मैं करवाऊंगा, इसीलिए हॉस्टल जाकर तुम तैयार रहना। अब हम देखते हैं कि रिंकू हॉस्टल जाती है तो उसे वहाँ सज्जाद नहीं दिखता और उसे लगता है कि शायद वो कहीं जा चुका है। तभी वहाँ पर विशु बैंड बाजा लेकर रिंकू की शादी कराने के लिए आ जाता है। रिंकू उसे बताती है कि सज्जाद यहाँ नहीं है, वो शायद जापान के लिए निकल गया है क्योंकि उसे वहाँ जादू दिखाने के लिए बुलाया गया था। यहाँ जो भी हो रहा था वो सब विशु का प्लान था। तो वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें सज्जाद के पास लेके चलता हूँ। विशु रिंकू को रेलवे स्टेशन ले जाता है और बताता है कि सज्जाद तुम्हें यहीं मिलेगा और मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। अब या तो लवर को पति बनाकर यहाँ से चली जाना या फिर वापस आकर इस पति को ही लवर बना लेना। अब रिंकू स्टेशन के अंदर जाती है तो सज्जाद उसे बेंच पर बैठा मिल जाता है क्योंकि वो अंदर से चाहती थी कि वो उसे वहीं मिले। सज्जाद के साथ वही बच्ची मौजूद होती है जिसे रिंकू अपनी लव स्टोरी में देखा करती थी और वो छोटी बच्ची रिंकू का ही बचपन का रूप था। जो कुछ भी हो रहा था वो सारी चीजें रिंकू के दिमाग की ही उपज थी और वो ही थी जो इन सारी चीजों को खत्म कर सकती थी। सज्जाद रिंकू को अपने पास बुलाता है और बताता है कि जिस बच्ची को तुम देख रही हो वो तुम ही हो। अब यहाँ पर हमें वही लव स्टोरी दिखाई जाती है जिसे रिंकू अपना बनाकर सभी को सुनाया करती थी। हम देखते हैं कि रिंकू के मम्मी पापा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उन्होंने भागकर शादी भी कर ली थी। फिर कुछ टाइम बाद रिंकू पैदा हुई, लेकिन रिंकू की माँ के घर वालों को ये मंजूर नहीं था कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहें, इसीलिए रिंकू और उसकी माँ को घर में बंद कर दिया जाता है। लेकिन रिंकू की माँ रिंकू को लेकर चुपचाप घर से भागकर सज्जाद के पास पहुंच ही जाती है। सज्जाद अब अपना वो जादू दिखा रहा होता है जो रिंकू को बहुत पसंद था। तभी वहाँ पर रिंकू की नानी आ जाती हैं और वो लोग सज्जाद का केमिकल वाला कंटेनर बदलकर असली का पेट्रोल रख देते हैं। सज्जाद इस बात से अनजान केमिकल समझकर पूरा पेट्रोल अपने ऊपर डाल लेता है और कोयले में चलने लग जाता है। तभी उसके पूरे शरीर पर आग लग जाती है, लेकिन इस बार ये आग असली थी। रिंकू की माँ समझ जाती है कि सज्जाद सच में आग में झुलस रहा है तो वो उसे बचाने के लिए उसकी तरफ भागती हैं, लेकिन वो खुद भी उस आग की चपेट में आ जाती हैं। छोटी सी बच्ची रिंकू यही समझ रही होती है कि उसके पापा जादू दिखा रहे हैं तो वो जोर जोर से तालियां बजा रही होती हैं। कुछ देर बाद उसे पता चलता है कि उसके मम्मी पापा सच में जलकर मर चुके हैं और अब वो एकदम अकेली सी पड़ जाती है। तभी उसे सज्जाद दिखता है और उस हादसे के बाद से ही रिंकू ने सज्जाद को इमेजिन करना शुरू कर दिया था और उसे अपना मानने लगी थी। अब सीन फिर प्रेजेंट में आ जाता है जहां हम देखते हैं कि रिंकू का इमेजिनेशन सज्जाद वही जादू कर रहा होता है क्योंकि अब वो रिंकू की इमेजिनेशन से दूर जा रहा था। रिंकू ने अब ये एक्सेप्ट कर लिया था कि सज्जाद बस उसकी एक सोच है और उसे जाने देना ही सही है और उसे उस वक्त वो सब कुछ रिवाइंड हो जाता है जो कुछ भी उसने बचपन में देखा और सहा था। थोड़ी देर बाद सज्जाद उस जादू के साथ वहीं पर खत्म हो जाता है और उसी के साथ साथ रिंकू के दिमाग में बसी सज्जाद की इमेजिनेशन भी खत्म हो जाती है। यहाँ जो कुछ भी हो रहा था वो सब विशु नहीं किया था क्योंकि वो जानता था कि ऐसा करके ही वो सज्जाद को उसकी इमेजिनेशन से खुद ब खुद दूर जाने का चांस दे सकता था और अब वैसा ही हो गया था। विशु स्टेशन के अंदर जाता है और सबको मिठाई बांटने लगता है ये कहकर कि मेरी वाइफ वापस आ गई है। रिंकू जब विशु को देखती है तो उसे गले से लगा लेती है क्योंकि असलियत में उसका सच्चा प्यार विशु ही था और अब उन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं क्योंकि उनकी प्रेम कहानी यहाँ पूरी हो गई थी और दोनों लोग एक दूसरे से मिल गए थे और इसी हैप्पी एंडिंग के बाद मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों सच कहूँ तो जब ये मूवी स्टार्ट हुई तो मुझे लगा कि इसकी भी स्टोरी टिपिकल बॉलीवुड मूवीज के जैसे ही होगी, जहाँ पहले लड़की भागेगी फिर लड़के को प्यार होगा, लेकिन लड़की का पहले से ही लवर होगा तो लव ट्रायंगल शुरू हो जाएगा और यही करते करते पूरी मूवी निकल जाएगी। लेकिन जब मूवी आगे बढ़ती है और जब ट्विस्ट आता है तो मूवी की कहानी वहीं पर पूरी पलट जाती है और तब मूवी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। रोमांटिक मूवीज में हमें पता होता है कि एंड में जाकर लड़का लड़की मिल जाएंगे या फिर कोई एक मर जाएगा, या तो हैप्पी एंडिंग होगी या फिर सैड एंडिंग होगी। इस मूवी में भी हमें पता था कि विशु और रिंकू आखिर में एक हो ही जाएंगे, लेकिन वो एक होंगे कैसे ये कोई भी गैस नहीं कर सकता था क्योंकि बीच में सज्जाद था जो कि असलियत में था ही नहीं। तो इस चीज को एंड में कैसे क्लियर किया जाता ये सोचना थोड़ा पेचीदा था, लेकिन इतने सही तरीके से एंडिंग को लिखा गया है और उसे दर्शाया गया है कि हमें कहीं भी ये नहीं लगता कि बस ऐसे ही सब कुछ हो गया हो। इस मूवी का जो कॉन्सेप्ट है उसे बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाया गया है क्योंकि इतने एंटरटेनमेंट के साथ एक
एक सीरियस टॉपिक को लेकर चलना कोई आसान काम तो नहीं है, इसलिए जिन्होंने ये मूवी लिखी है और बनाई है उनकी तारीफ तो बनती ही है। मेंटल हेल्थ को हमारे देश में बिल्कुल भी सीरियस नहीं लिया जाता, बल्कि इसे तो कोई बीमारी मानी ही नहीं जाती। अगर कोई मेंटल इलनेस का शिकार होता भी है तो लोग उसे पागल ही समझ लेते हैं। बात यहाँ पर यह आती है कि जो उसका शिकार बनता है वो खुद ही समझ नहीं पाता कि वो मेंटली इल है, और वो लोगों से अपनी कोई भी बात बताने से डरता है और खुद में ही सारी चीजें इमेजिन करने लग जाता है। जब आप बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होते हैं तो ऐसा हो सकता है कि जो भी दिक्कतें आज तक आई हों वो सब आपके मन में चलने लग जाएं, और तब या तो आप खुद को ही बुरा समझने लगते हैं या फिर अपने आसपास के लोगों को बुरा मानने लग जाते हैं, और फिर ऐसे ही करके आप अपने ही अंदर एक दुनिया बसा लेते हैं और उसी में जीने लग जाते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने भूल भुलैया मूवी देखी ही होगी, तो जो कुछ भी अवनी के साथ हो रहा था उससे ही मिलता जुलता रिंकू को भी था। दिमाग पर इतना गहरा असर तभी पड़ता है जब आपके साथ कोई बड़ी घटना होती है, और अगर तब आपको संभालने वाला कोई भी नहीं होता तो आप खुद में ही सब कुछ सोचने लग जाते हैं, और कई लोग तो गलत कदम भी उठाने को तैयार हो जाते हैं। आज के टाइम में सुसाइड केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हम सभी मोबाइल चलाने में बिजी हैं और अपने आसपास के लोगों से दूर रहकर ऑनलाइन होकर किसी से बात करने को ढूंढते रहते हैं, और तब हम समझ ही नहीं पाते हैं कि शायद अगर हम ऑफलाइन होकर अपने से जुड़े लोगों से बात कर लें तो शायद कुछ हादसे टल सकते हैं। अब एक्टिंग की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि धनुष एक्टिंग के मामले में कितने आगे हैं, तो उन्होंने इस मूवी में अपनी एक्टिंग से पूरी जान डाल दी है और अपने रोल को काफी बेहतरीन तरीके से निभाया है। एक टाइम पर वो आपको हंसाते भी हैं और एक टाइम पर रुलाते भी हैं। अक्षय कुमार ने भी अपने किरदार को इतने अच्छे से निभाया है कि वो भी काफी तारीफें बटोर रहे हैं। भले ही उनका रोल कम था लेकिन उन्होंने भी इस फिल्म में सही ही काम किया है। अब बात करें यहाँ सारा अली खान की, तो बहुत लोगों का मानना है कि ये नेपोटिज्म के जरिए बॉलीवुड में आई हैं, तो काफी लोगों को ये पसंद नहीं है और कई लोग तो इसकी वजह से मूवी को बॉयकॉट भी कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ अगर उनकी एक्टिंग देखूं तो वो बहुत ही ज्यादा काबिले तारीफ है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने रिंकू का रोल निभाया है और जो इंसान है ही नहीं उसे इमेजिन करते हुए अपने कैरेक्टर को दर्शाया है, उसमें काफी ज्यादा मेहनत लगी होगी जो कि हमें मूवी में देखने को मिलती भी है। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मेरी सोच आपकी सोच से अलग हो सकती है या आपकी सोच मुझसे अलग हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि आप बुरे हो या फिर मैं बुरा हूँ। हम एक दूसरे की थिंकिंग से एग्री या डिसएग्री हो सकते हैं, लेकिन उस चीज को लेकर किसी से नफरत करना ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि सारा अली खान अच्छी एक्ट्रेस नहीं है तो ये आपकी सोच है और मैं इसे नकार नहीं सकता, क्योंकि अब हर कोई किसी एक ही इंसान को तो पसंद नहीं करेगा, क्योंकि सबकी पसंद एक दूसरे से अलग ही होती है। वैसे एक बात मेरे मन में है कि बॉयज हॉस्टल में एक लड़की आकर रहने लग जाती है। इस बात पर तो यकीन कर पाना मुश्किल सा लगता है, क्योंकि शायद ही ऐसा कभी रियलिटी में हुआ होगा कि कोई लड़की किसी बॉयज हॉस्टल में रुकी हो। अगर ऐसा कुछ आपको पता हो या आपने कभी ऐसा कोई कारनामा किया हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। एक पॉइंट यहाँ ये भी नोटिस करने वाला था कि विशु ने रिंकू के साथ बस 2 दिन ही बिताए थे और उन्हीं 2 दिनों में विशु को प्यार हो गया और उसके लिए इतना फील करने लगा कि उसके जाने के गम में रोने भी लग जाता है। अगर विशु और रिंकू के बीच प्यार होना दिखाना ही था तो पहले उनकी थोड़ी केमिस्ट्री दिखाई जाती तो बेहतर होता, क्योंकि सिर्फ 2 दिनों में किसी से इतना गहरा वाला प्यार हो जाना ये बात हजम नहीं हो पाती। यहाँ एक और बात पल्ले नहीं पड़ती कि जब विशु यही चाहता था कि उसकी शादी की बात किसी को पता ना चले तो वो रिंकू को अपनी शादी में लेकर गया ही क्यों था। चलो अब ले भी गया तो रिंकू को इतना झूम झूम कर डांस करने और फ्लर्ट करने की जरूरत ही क्या थी, क्योंकि उसके मन में तो उस टाइम पर विशु के लिए कुछ भी नहीं था। और इतनी तो समझ होनी ही चाहिए थी कि विशु की शादी हो रही है तो वहाँ चुपचाप रहे, लेकिन इन्हें तो हाई चका चका छई करना था। फिर जब चलो राज खुल भी गया तो तब रिंकू ने अपना मुंह तक नहीं खोला, लेकिन जब हॉस्टल आ गई तो कहती है कि मुझे वहाँ सब कुछ बता देना चाहिए था। जब सच बताना ही था तो खुलकर वहीं बता देते तो शायद सब मान भी जाते, लेकिन इन सब बेवकूफियों को अगर सही कर देते तो मूवी आगे बढ़ती कैसे। इसीलिए बेवकूफियां मूवी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती हैं और अगर ये मूवी में हो ही ना तो शायद मूवी 5 मिनट में ही खत्म हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर आप हाल ही में आई स्पाइडरमैन नो वे होम को भी देख सकते हैं। अगर पीटर ने डॉक्टर स्ट्रेंज को पहले ही क्लियरली बता दिया होता कि किसको याद रखना है और किसको भूलना है तो गड़बड़ी होती ही नहीं और फिर मूवी यहीं पर खत्म हो जाती। लेकिन चलो कोई नहीं, बेवकूफियां करना कभी कभी बुरा नहीं होता। बेवकूफी नहीं की होती तो शायद हमें 3 स्पाइडरमैन एक साथ देखने का सुख नहीं मिल पाता। तो कभी कभी बेवकूफियां करना अच्छा है। इस मूवी से जुड़ी और भी कई बातें हैं जो करने की इच्छा है, लेकिन फिर वीडियो लंबी हो जाएगी और आप लोग फिर शिकायत करते हो कि वीडियो छोटी बनाओ, तो अपनी बातों को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हैं तो इसे डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं। शुरू में मूवी थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, लेकिन 30-40 मिनट बीत
बीच जाने के बाद आपको मूवी एकदम बांध कर रख लेगी। अब जिन लोगों को ज्यादा दिमाग लगाना पसंद नहीं है उन्हें ये मूवी बोरिंग लगेगी, लेकिन जिन्हें नए कॉन्सेप्ट वाली मूवीज पसंद है उन्हें ये मूवी काफी पसंद आएगी और अंत में आपको निराशा बिल्कुल भी नहीं होगी, बल्कि आप शायद बाकी लोगों को मूवी देखने के लिए रिकमेंड भी करेंगे। तो ये था एक्सप्लेनेशन अतरंगी रे मूवी का। आपको मूवी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, जिससे कि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।